हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल टेक्नो। आप लोगों को मैंने इसरो का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इसरो बीएसएससी के, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लाइव क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन बीच में थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सभी स्टूडेंट लोगों को पता है। तो आई फ्लू के कारण क्या हुआ था कि मेरी आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इस कारण से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी आँख मेरी ठीक है, तो आपकी क्लास मैं स्टार्ट कर रही हूं फिर से। इसरो के हमने 2022 के, आपके 2021 के, 2019 के, यहाँ तक कि 18 तक के भी मैंने क्या करवा दिया था, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा दिया था। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है वीडियो वो वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के बीएआरसी के लिए, जो भी बच्चे बीएआरसी का जिनका एग्ज़ाम आने वाला होने वाला, तो उनके लिए भी मैंने बीएआरसी के क्वेश्चन वहाँ पे करवा रखे हैं यूट्यूब में, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 2015 का इसरो का पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 का। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2016 के हैं, इसरो बीएसएससी के। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, लेकिन क्वेश्चन पूरे करवाने के बाद, जैसा मैं हर बार आप लोगों के साथ करती हूँ, पहले पूरा पढ़ा देती हूँ, देन उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लाइव नहीं हो पाई है किसी कारणवश, इसलिए रिकॉर्ड किया है मैंने आप लोगों के लिए। तो कृपया करके सभी बच्चे एक बार पूरी वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, किसी का 20 तारीख को है, किसी का 23 को है, किसी का 25 को है तिरुवनंतपुरम में। तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम स्किप कर देंगे वीडियो या हम वीडियो नहीं देखेंगे, हमें तो बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो इसरो वाले होते हैं तिरुवनंतपुरम में जो होते हैं एग्ज़ाम, वो क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही उठा के देते हैं। तो अगर आपने पूरे पेपर पढ़ के गए हैं तो इसका मतलब तो यह है कि आपका 50% तो चांस वहीं पे बन जाएगा सिलेक्शन पाने का, क्योंकि आपने पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके गए हैं। नहीं पढ़ के जाना है, लेकिन एक बार वीडियो तो देख के चले जाओ। अगर वीडियो भी एक बार देख लेते हो मेरी पूरी शुरू से लेकर एंड तक, तो भी आपका क्या हो जाएगा, उसमें बेनिफिट ही रहेगा। नहीं याद करना है, लेकिन कम से कम इतना तो समझ में आएगा कि हाँ मैडम ने इसका ये आंसर बताया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश पर घूर्णन करता है। 3 फेज मोटर आप लोगों को पता है, एक सिंगल फेज होती है, एक 3 फेज होती है। तो यहाँ पे बोला है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस इन स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेटेड। अब आप लोगों को सभी को पता होगा कि हमारी जो 3 फेज की जो मोटर होती है ना, तो 3 फेज मोटर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, 3 फेज मोटर जो रहती है, जब भी उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो क्या होता है कि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वो किस गति पे काम करता है, तो वो सिंक्रोनस गति पे वर्क करता है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई किस गति पर घूर्णन करता है, वो यहाँ पे पूछ रहा है, रोटेट एट। तो वहाँ का जो उसका रोटर होता है वो किस गति पे रोटेट करता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। सभी को पता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का भाई सिंक्रोनस स्पीड पे क्या करता है, रोटेट करता है। एक बार फिर मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो किस टाइप का बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये किस स्पीड पर घूमता है, तो वो सिंक्रोनस स्पीड पर आपका घूमता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोला है, देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, आप लोगों को करना पड़ेगा। 400 आरपीएम पर घूर्णन करने वाला 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में कितना सर्पण है, कैलकुलेट स्लिप। यहाँ पे क्या पूछा है, स्लिप की बात कर रहा है। कई बार पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, और स्लिप की तो अब आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो गई होगी, है ना, कि स्लिप जब भी हम निकालते हैं तो रोटर की स्पीड और आप लोगों की कौन सी होती है, स्टेटर की स्पीड होती है। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो स्लिप आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। स्लिप इज इक्वल्स टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन में NS।
इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। इस वाले फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो, स्लिप निकाल सकते हो, बहुत ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पे 1400 क्या दिया है, आरपीएम दिया है। तो ये जो 1400 है ये आपका है क्या, सबसे पहले तो ये आपका है रोटर स्पीड, इसको याद रखना। हमें क्या निकालनी है, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड पहले आप लोग यहाँ पे फाइंड कर लेना। NS जो होता है वो क्या होता है, 120F अपॉन में P, यही होता है। तो NS जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 120F की जगह पे 50 जो हमारा दिया गया है, पोल हमारा कितना दिया है 4, तो यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। 4 3 जा 12, ये आ गया 0, 3 5 जा 15, तो 1500 आ गया हमारा NS। बस इस फॉर्मूले में आपको क्या कर देना है, पुट कर देना और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्लिप हमें निकालना है, स्लिप इज इक्वल्स टू NS, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 1500, यहाँ हो जाएगा 1400 अपॉन में फिर क्या हो जाएगा 1500 इंटू आप लोग क्या करना 100 कर देना। 2 0 से 2 0 आप लोग कैंसिल कर देना। स्लिप यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 15। आप लोग आंसर करना, आपका आंसर आ जाएगा 6.6%। एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ओके, समझ में आया। जैसे जो बच्चे नए देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि स्लिप कैसे निकालना है, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि स्लिप कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है छोटे संधारित्र प्रेरण मोटर में किस प्रकार के स्टेटर का प्रयोग किया जाता है। इन स्मॉल कैपेसिटर इंडक्शन मोटर द टाइप ऑफ स्टेटर यूजेस। यहाँ पे एक बात क्या कर रहा है, स्मॉल की, छोटे की बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी किसी छोटे की बात होती है, स्मॉल कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है आपकी, कैसी है, स्मॉल कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है, तो इसमें किस टाइप का स्टेटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, जो भी 5 kV के बिलो होते हैं, मतलब 5 kW के जो बिलो होते हैं, उसमें हमेशा क्या लगता है, DOL स्टार्टर लगता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई DOL स्टार्टर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बोला है एज पर IE रेगुलेशन व्हेन सर्विस लाइन आर इंस्टॉल्ड elsewhere other than along or cross any street, the conductor of line at any part shall have height not less than a specified value. What is the value of 11 kV line? ठीक है, अब पहले मतलब समझो कि यहाँ पे बोल क्या रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हाई टेंशन लाइन होती है ना, और लोअर टेंशन लाइन भी होती है। तो यहाँ पे बोला है कि 11 kV की जो लाइंस होती हैं, तो उसमें हाइट जो होती है, मतलब ज़मीन से हाइट कितनी होनी चाहिए, ये वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडक्टर यहाँ पे हमें नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ इसने बोला है कि द कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर किस टाइप का है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली जब कंडक्टर देता है तो आपको याद रखना चाहिए कि IE रेगुलेशन रूल्स के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 4.572 होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है, वेयर कंडक्टर के लिए होता है। लेकिन अगर बात करता है कि वहाँ पे पर्टिकुलर आपको वहाँ पे कंडक्टर का नाम दे देता है, जैसे वहाँ पे बोल देता है आपका इंसुलेटेड कंडक्टर, तो वहाँ पे 3.963 होता है। कितना होता है, 3.963। ये किसके लिए होता है, इंसुलेटेड के लिए, इंसुलेटेड कंडक्टर के लिए। और अगर आपका यहाँ पे कंडक्टर में नाम नहीं दे रहा है, तो आपको फिर क्या करना है, 4.572 मीटर करना है इसकी हाइट। यानी कि कितनी हाइट होनी चाहिए भाई वहाँ पे 11 kV लाइन में, तो वही वो आपसे पूछ रहा है। एक बार फिर से देख लो, IE विनियमों के अनुसार किसी गली के अलावा कहीं सर्विस लाइन लगाते वक्त, कहीं पे भी आप सर्विस लाइन लगा रहे हो, लाइन के किसी भाग के चालक की ऊंचाई, देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, चालक की ऊंचाई, कंडक्टर की कितनी हाइट होनी चाहिए ज़मीन से। तो अभी मैंने बताया इंसुलेटेड कंडक्टर है तो आपका 3.963 आएगा। इंसुलेटेड नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे तो आप क्या करोगे, 4.572 इसका करेक्ट आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पेन स्टॉक का प्रयोग डैश के बीच के कंड्यूट के रूप में किया जाता है। अब पेन स्टॉक आप लोग ने देखा होगा, जब भी आप लोग ने टरबाइन देखे होंगे ना, हाइड्रो पावर प्लांट देखा होगा, तो हमेशा याद रखना कि जो डैम होता है और जो आपकी टरबाइन होती है उसके बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, पेन स्टॉक लगा हुआ होता है। अभी मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग एक
काम करना कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका जाके आप लोग इमेज सर्च करना, तो वहाँ पे आप लोगों को पेनस्टॉक दिखाई देगा कि कहाँ पे होता है। तो वही यहाँ पे पूछा है, अ पेनस्टॉक इज यूज एज कंड्यूट बिटवीन, किसके किसके बीच में पेनस्टॉक यहाँ पे होता है, ये वो पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच में, डैम और टरबाइन के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, द डैम, ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक हाइड्रो स्टेशन में डैम तथा टरबाइन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके पेनस्टॉक लगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर प्लांट फ्री फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मल पावर प्लांट, उसमें भी ईंधन की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी आपका पॉल्यूशन फैलाता ही है। और आप लोगों ने बहुत से पावर प्लांट पढ़े होंगे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा पावर प्लांट है जिससे पॉल्यूशन हमारा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो होता है हाइड्रो, है ना, पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही इजी है, जल विद्युत वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला होता है, इसमें पॉल्यूशन की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है। तो हम करेक्ट आंसर सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, सीलिंग फैन में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। जब आप लोगों ने आईटीआई में एंटर किया होगा, जब आईटीआई का आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, या आप लोग फर्स्ट सेम में होंगे या सेकंड सेम में होंगे, या आप लोग कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे होंगे, है ना, लेकिन डिग्री डिप्लोमा तो बहुत हाई हो जाता है। तो वहाँ सबसे पहले ही आपको ये बता दिया जाता है, जब भी आप वहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, जो फ़ैन है उसकी वाइंडिंग आप लोग करते हो, तो वहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है कि हमेशा यहाँ पे कौन सी मोटर यूज़ होती है, परमानेंट कैपेसिटर यूज़ होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि स्थायी संधारित्र जो रहता है, परमानेंट कैपेसिटर जो रहता है, वो हम किस में यूज़ करते हैं, सीलिंग फैन में यूज़ करते हैं, वो वाली मोटर। तो मोटर का नाम क्या हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर हमारी किस में यूज़ होती है, सीलिंग फैन में यूज़ होती है। तो ये भी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर हमारा आ गया है भाई एक न्यूमेरिकल, इसको आप लोगों को थोड़ा सा पुश करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, और अगर आप लोगों को नहीं बन रहा है तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी। पहले आप लोगों को पुश थोड़ा सा मतलब पुश कर लेना, देन उसके बाद करने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा यहाँ तो ब्लेड का पूछा है ना। चलो देखो, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। आ सीलिंग फैन ऑफ ब्लेड साइज, यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सीलिंग फैन देखा है ना, तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सीलिंग फैन होते हैं तो उसमें ब्लेड के साइज़ होते हैं कुछ, है ना। तो अलग अलग साइज़ के लिए आप लोग क्या होता है, अलग अलग वाट वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आ सीलिंग फैन ऑफ ब्लेड साइज, यहाँ पे कितना दिया है, 1400 mm। 1400 mm का मतलब वो बता रहा है 56 इंचेस, यहाँ पे आप लोगों को क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है विल हैव मोटर रेटिंग, तो भाई अगर यहाँ पे ब्लेड का साइज 1400 mm है तो वहाँ पे ब्लेड का साइज क्या होना चाहिए, तो ये ब्लेड का साइज जो होता है इसमें वो होता है आपका 120 से 180 के बीच में होता है, ठीक है। तो 120 से 180 वाट आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी अलग अलग साइज के लिए अलग अलग आपके होते हैं, लेकिन इसमें बस आपको याद रखना है क्योंकि 1400 mm का ज़्यादा पूछा जाता है, तो 1400 mm में आपका क्या हो जाएगा, 120 से 180 आएगा। बाकी एक टेबल होता है, वो टेबल आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। वो टेबल हो सकता है अगर मेरे को मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगी। तो ब्लेड के साइज़ के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे वाट अपना पढ़ के चले जाना, है ना। हो सकता है कि अलग अलग ब्लेड का दे दिए तो फिर आपको नहीं बनेगा, तो वो मैं बता दूंगी। हाँ चलो, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा करने की कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो बोल क्या रहा है, एक शंट डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है। आर्मेचर प्रतिरोध कितना बोला है, 1 ओम है, ठीक है। शंट डीसी मोटर, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूँ, नहीं होगा, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसा वैसा हम करेंगे। यहाँ पे उसने सबसे पहले बोला है कि शंट डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है। तो शंट डीसी मोटर सभी को बनती है कि शंट मोटर कैसी किस टाइप में बनती है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या कर दिया भाई, एक आर्मेचर ले लिया। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक आर्मेचर ले लिया।
ये आर्मेचर ले लिया मैंने। ये आर्मेचर जो है इसका जो प्रतिरोध दिया है वो कितना दिया है, 1 ओम दिया है। तो मैंने 1 ओम वैसे ही का वैसे ही लिख लिया है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ मैंने ईबी ले लिया। बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें, तो ईबी मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ से आपकी करंट जाएगी IA, ठीक है। अब देखो जैसा जैसा बोला वैसा वैसा हम करेंगे। और क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध 100 ओम है। क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध 100 ओम है। 100 आरपीएम के लिए विरोधी ईएमएफ स्थिरांक 9 वोल्ट है। डीसी सप्लाई वोल्टता 100 वोल्ट है और यह 1000 आरपीएम की गति पर चलता है। डीसी सप्लाई धारा कितनी, भाई डीसी सप्लाई धारा की वो बात कर रहा है। पहले तो हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बना दिया, शंट फील्ड वाइंडिंग हमने यहाँ पे बना दिया। और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका लग जाएगा लोड, है ना, या हम बोल सकते हैं सप्लाई, जो कितनी दी है, 100 वोल्ट की सप्लाई दी। 100 वोल्ट सप्लाई है, 100 वोल्ट सप्लाई हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे जो शंट है वो यहाँ पे शंट जो है ISH हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे शंट का कितना दिया हुआ है आपका, वो भी आपका 100 ओम ही दिया है। तो ये भी आपका कितना है, 100 ओम है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं दिया है और क्या क्या दिया है। तो पहले देखो, ये तो हमारा बन गया डायग्राम। अब इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या करना है कि भाई यहाँ पे RA कितना दिया है, हमारा 1 ओम दिया है, जो मैंने एज इट इज़ वैसे ही का वैसे ही लिख लिया। ओहो, RA ठीक है दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं रफ़ करूँगी तो पूरा ही रफ़ हो जाएगा। चलो ठीक है। अब दूसरा बात यहाँ पे दिया है RSH, कितना है RSH, ये क्या है RSH है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये कितना दिया है, ये भी आपका दिया है 100 ओम, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे स्पीड जो दी है वो दी है 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम आपकी क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। आप लोग देख सकते हो, आराम से करना एकदम। VS यहाँ पे कितना है, 100 वोल्ट दिया है। ये जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों का लिख दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बैक ईएमएफ कांस्टेंट की। तो बैक ईएमएफ कांस्टेंट है, तो बैक ईएमएफ यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं बैक ईएमएफ कांस्टेंट की, ठीक है, तो कांस्टेंट यानी इसको डिनोटेड करते हैं हम किसको, K से, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम K डिनोटेड करेंगे, कितना वोल्ट दिया है, 9 वोल्ट दिया है। कितने पे, 1000 आरपीएम पे। 1000 आरपीएम पे कितना दिया है भाई, 9 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे भाई, 9 अपॉन में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हमारा क्या हो गया भाई, 1000 दिया, 100 दिया, 100 आरपीएम दिया, 100 आरपीएम दिया, सॉरी, हाँ 100 आरपीएम के लिए विरोधी ईएमएफ स्थिरांक 9 वोल्ट है। पढ़ लो पहले अच्छे से ना, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। 100 आरपीएम के लिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा आपका, 0.99 वोल्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब हमें क्या पता है कि भाई जब भी हम EB निकालते हैं, बैक ईएमएफ जब भी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो बैक ईएमएफ होता है K × N। अब आप बोलोगे मैडम ये कोई नया फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ K किसके लिए है, बैक ईएमएफ कांस्टेंट के लिए। और बैक ईएमएफ कांस्टेंट मैंने पहले ही निकाल दिया, वो भी मैंने बता दिया किस तरीके से निकलेगा, है ना। तो KN ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होगा आपका बैक ईएमएफ जब निकलेगा तो K हमारा यहाँ पे कितना निकला है, 0.09 है ना, 0.09, डबल लाइन नहीं है, 0.09 है। तो 0.09 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000, क्योंकि यहाँ पे अब कितना दिया हुआ है भाई, 1000 दिया है, 1000 गति पर चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया। 1000 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो EB = जब आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 वोल्ट आपका यहाँ बैक ईएमएफ आया। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है करंट। अब करंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शंट करंट निकालेंगे। शंट करंट मैं यहाँ पे निकाल के बता देती हूँ। ISH अगर यहाँ पे निकालते, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, ISH निकालते तो वो होता है VS सप्लाई वोल्टेज आपका, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, शंट प्रतिरोध। तो ISH जब हम यहाँ से निकालते तो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे आपका 100 दिया हुआ है और शंट प्रतिरोध भी आपका 100 ही दिया हुआ है। तो ISH आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई, 1 एम्पियर आपका ISH आ जाएगा। ये भी ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, आर्मेचर की करंट निकालना है। तो आर्मेचर की करंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो हम इस तरफ कर देते हैं। IA आर्मेचर करंट जब भी निकालते हैं तो वो होता है VS -
EB, VS माइनस EB। अब देखो VS भी हमारे पास है और हमारे पास EB भी है, दोनों है हमारे पास। अपॉन में हमने क्या किया, RA किया, तो IA अब हमें यहाँ से निकालना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मैं आराम से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे VS कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। EB हमारा यहाँ पे कितना आ गया था भाई, 90 आ गया था। अपॉन में RA हमारा कितना दिया हुआ है, तो हमारा कितना हमें पहले से ही दिया हुआ है, ये देखो आर्मेचर करंट 1 ओम दिया है, ये मैंने लिखा भी है 1 ओम, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया, आर्मेचर करंट निकल गया, तो आर्मेचर करंट आपका आ जाएगा 10 एम्पियर। अब फाइनली हमें दोनों चीज़ मिल गई है, आर्मेचर करंट भी मिल गया है, शंट करंट भी मिल गया है। अब हमें भाई टोटल करंट निकालनी है, तो टोटल करंट जो I होती है वो IA प्लस क्या होता है, ISH होता है। तो IA कितना है आपका 10 एम्पियर प्लस ISH हमारा कितना निकला 1, तो I कितना हो गया हमारा 11 एम्पियर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 आपका ये वाला फर्स्ट वाला, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझा देती हूँ, देखो यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या बोला था कि डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, तो भैया हमने 1 ओम ले लिया। क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध कितना दिया, 100, तो हमने भाई 100 ले लिया। देन उसके बाद 100 आरपीएम के लिए 9 वोल्ट दिया था। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें बैक ईएमएफ कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, 9 अपॉन में जितने आरपीएम पे वो रोटेट करो उससे डिवाइड कर दोगे। जैसे ही बैक ईएमएफ निकला तो ईबी का फॉर्मूला K × N, हमने क्या निकाल लिया, बैक ईएमएफ निकाल लिया। देन उसके बाद हमने शंट करंट यहाँ से निकाली, शंट करंट के बाद आर्मेचर करंट निकाली, आर्मेचर करंट के बाद हमने उसमें टोटल करंट हमारी कितनी भी फ्लो हो रही है वो हमने निकाल लिया। एक बार आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि पूरा बाकायदा मैंने आप लोगों को फॉर्मूले से बताया है। अब यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ फॉर ओपन इन द आर्मेचर सर्किट। आर्मेचर परिपथ में विवर का मुख्य कारण क्या होता है कि भाई ओपन कब हो जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी अगर हम आर्मेचर में जो ब्रश जो होता है अगर वो रॉन्ग पोजीशन पे लगा हुआ है, तो जो आर्मेचर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, आर्मेचर ओपन सर्किट की तरह क्या करता है, काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि ब्रश की पोजीशन सही नहीं है। तो ब्रश की पोजीशन सही नहीं है तो वो आर्मेचर कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो भाई हम यहाँ पे सीधा सीधा आंसर दे देंगे रॉन्ग ब्रश पोजीशन, जिसकी वजह से हमारा जो रहेगा आर्मेचर ओपन इन द आर्मेचर सर्किट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, देखो अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे उसने बोला है कि कौन सा विवरण नेमी यानी रूटीन निवारक अनुरक्षण की अभिलक्षणिक विशेषता का वर्णन करता है। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, अगर आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने तो, कि या तो नहीं ये नहीं होगा, ये होगा मैनुअल में प्रविष्ट अनुरक्षण अपेक्षाओं के आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम का निर्णय लिया जाना है। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, हाँ यही है। मेंटेनेंस शेड्यूल नीड्स द डिसाइड बेस्ड ऑफ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंटायर इन द मैनुअल। तो ये आप देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें क्या होता है, इसकी मैं इमेज आप लोगों को व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगी, क्योंकि लाइव तो हो नहीं पाया तो हमने यहाँ पे इमेज भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, इसकी इमेज मैं व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 11 लिख के, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विशेषता जो होती हैं, जो अभिलक्षण होते हैं वो आप लोगों को याद करने पड़ते हैं। तो इसमें जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, मेंटेनेंस के, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पूछा है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो यही होता है आपका, क्या होता है, मेंटेनेंस शेड्यूल नीड टू बी डिसाइड। जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो नीड टू बी डिसाइड करता है बेस्ड ऑन मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंटायर इन द मैनुअल। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी मैं इमेज आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगी तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन इन लोग ऐसे तो घुमाने टाइप के दे देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाएं, नहीं बन पाता है बच्चों से कई बार, है ना। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। शंट कंपाउंड जनरेटर, अब यहाँ पे शंट
कंपाउंड जनरेटर बोला है ना, शंट कंपाउंड जनरेटर डिलीवरिंग अ लोड 100 एम्पियर 500 वोल्ट हैज आर्मेचर सीरीज फील्ड एंड शंट, ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस 0.1, 0.03 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द आर्मेचर करंट। अब आप लोगों को यहाँ पे शंट की कंपाउंड की बात कर दिया। कंपाउंड में भाई एक तो होती है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, देन उसके बाद आपका आर्मेचर लगा हुआ होता है, और लास्ट में यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, लोड होता है। यही पढ़ा है कंपाउंड में, है ना। लोड जो है यहाँ पे देते हैं हम, तो लोड यहाँ पे कितना दिया है, 500 वोल्ट। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, 500 वोल्ट लिख सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे अब याद रखना एक चीज़, यहाँ पे अच्छे से देखना, ये 500 वोल्ट है तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज आएगा वो भी 500 वोल्ट ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में है। कैसे हैं भाई, पैरेलल में है। तो यहाँ 500 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 500 आना चाहिए। अब हमें पता है कि भाई फॉर्मूला जो होता है आप लोगों का, जब हम आर्मेचर करंट की बात करते हैं तो आर्मेचर करंट जो होता है आपका वो क्या होता है, लोड करंट प्लस ISH। शंट कंपाउंड जनरेटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, है ना, कंपाउंड जनरेटर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे IL जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 100 एम्पियर दिया ना, जनरेटिंग डिलीवरिंग अ लोड 100 एम्पियर दिया है, तो यहाँ पे 100 एम्पियर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है सबसे पहले शंट करंट, तो यहाँ पे शंट करंट निकाल लो। शंट करंट निकालने के लिए फिर वही होगा आप लोगों का, मैंने आप लोगों को बताया था। शंट करंट निकालने के लिए भाई 500 अपॉन में 200 कर देंगे, यही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया हो, देखो आर्मेचर सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस। शंट फील्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे 200 दिया है, सप्लाई कितना दिया है, 500 दिया है, तो 500 अपॉन में 200 हम यहाँ पे कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर हमारी क्या आ जाएगी, शंट करंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आर्मेचर करंट जब हम निकालते हैं, तो आर्मेचर करंट जब हमने निकाला तो क्या होता है, लोड करंट प्लस शंट करंट। लोड करंट हमारे पास 100 दिया हुआ है, शंट करंट हमारी 2.5 आ गई, ये लोड करंट है और ये शंट करंट अभी हमने निकाल लिया। दोनों को आप लोग सॉल्व कर लेना, 102.5 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा सी। देख सकते हो एक बार यहाँ पे बोला है विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज टू स्प्रेड। स्प्रेड माने फैलाना होता है, आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो फ्लक्स बनता है तो उनको फैलाने का काम हमेशा कौन करता है, पोल शू करता है। तो पोल शू इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या हो जाएगा भाई, पोल शू आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बोला है इन विच मटेरियल द ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर आर मेड। कई बार बता चुकी हूँ, पढ़ा भी है आप लोगों ने कि डीसी जनरेटर के ब्रश हमेशा कार्बन और ग्रेफाइट से बनते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो भाई इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि पढ़ पढ़ के आप लोगों ने प्रैक्टिस भी हो गई होगी आप लोगों की, ठीक है। जो समझाने वाले हैं वो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी इजी है। यहाँ पे क्या बोला है कि पैरेलल पाथ आर देयर इन सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर विथ 8 पोल। वेव बाइंडिंग की बात कर रहा है, तो वेव बाइंडिंग में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो समांतर पाथ होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सिंप्लेक्स की बात कर रहा है तो पहले तो हमने 2 ले लिया, सिंप्लेक्स है तो 1 ले लिया तो 2 ही आएगा। ड्यूप्लेक्स बोलता तो डबल ले लेते तो 4 आ जाता, ट्रिप्लेक्स बोलता तो 3 ले लेते हम 6 आ जाता। लेकिन यहाँ पे सिंप्लेक्स की बात कर रहा था तो यहाँ पे आपका 2 ही आंसर आएगा। यहाँ पे बोला है परिणाम मित्रों का रेटिंग किस में किया जाता है। कई बार पढ़ा चुके हैं, अब रट भी गया होगा, केवीए या एमवीए में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कैलकुलेट द करंट इन लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको दिया है 1 kVA 250 वोल्ट 125 वोल्ट। यहाँ पे 250 दिया या 125, यानी कि सेकेंडरी में लो वोल्टेज है कि नहीं है, यहीं से देख के पता चल रहा है। प्राइमरी में नहीं है हमारा। तो यहाँ पे इसने पूछा क्या था हमसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कैलकुलेट द करंट हमें यहाँ पे निकालनी है। तो भाई अब हम यहाँ पे करंट जब निकालेंगे,
करंट जब निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है 1 kVA, तो 1 kVA हमने निकाल लिया है ना, वोल्टेज अपॉन में होता है ना आपके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब क्या बोला है इसने भाई 120 सेकेंडरी साइड में बोला है तो 125 ये निकाल लिया हमने। यहाँ से जब आप लोग निकालोगे तो 1 kVA का मतलब तो 1000 ही हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 125। इसको आप लोग सॉल्व करना, 125 से कितने टाइम कट जाएगा आपका 4 टाइम कट जाएगा, 4 टाइम नहीं 8 टाइम कटेगा ना, 125 से 8 टाइम कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, करंट निकल गया सीधा सीधा। ओके, ये भी इजी था। अब यहाँ पे बोला है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी। अभी यहाँ पे बोला है द्वितीय किस प्रकार के परिणाम में द्वितीय विलगन नहीं करता। देखो एक ही ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती है, वो होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये भी सभी को पता होगा, तो इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जिसमें केवल सिंगल वाइंडिंग ही होती है, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब बता दो भाई 8 ध्रुवीय 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती की गति कितनी है। प्रत्यावर्ती की गति यहाँ पे पूछ रहा है, सेम वही हमें फिर वही निकालना है। ये तो आप लोग याद कर लो है ना, 8 पोल का कितना होता है, और अगर नहीं बन रहा है तो भाई आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 120F अपॉन में P, तो 8 यहाँ पे ले लिया। अब इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल लेना, 750 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इतना तो मुझे बिलीव है आप लोगों के ऊपर कि इतना तो आप लोग खुद ही से कर लोगे, है ना। चलो यहाँ पे बोला है 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटिंग हैविंग अ रोटेटिंग आर्मेचर विल हैव। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने स्लिप रिंग होते हैं 3 फेज डेल्टा संबंध प्रत्यावर्तित के, डैश होते हैं, क्या होते हैं, तो भाई 3 स्लिप होते हैं, याद रखना कितने होते हैं, 3 स्लिप होंगे आप लोगों के। स्टार में अगर पूछता तो वहाँ पे कितने होते, 4 होते। स्टार में अगर पूछता तो वहाँ पे कितने होते, आपके 4 होते। यहाँ पे डेल्टा की बात कर रहा था तो आपके कितने होंगे, 3 होंगे। अगर वहाँ पे स्टैटिक की बात कर देता, वहाँ पे स्टैटिक की बात कर देता, मतलब आप लोगों का आर्मेचर किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का है ना, स्थिर टाइप का है, तो वहाँ पे फिर नो स्लिप, वहाँ पे कोई स्लिप नहीं होती। लेकिन यहाँ पे डेल्टा की बात कर रहा था तो डेल्टा में हमेशा याद रखना कि डेल्टा में 3 स्लिप आएगा, स्टार में पूछेगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे बोला है द करंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ अल्टरनेटर इज टेकिंग टू एक्सटर्नल सर्किट थ्रू। प्रत्यावर्तित के स्टेटर के बाहरी परिपथ में विद्युत धारा डैश द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो बाहरी परिपथ की जब भी बात करें तो बाहरी परिपथ हमेशा सॉलिड कनेक्शन से होता है। किससे होता है, सॉलिड कनेक्शन से, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर स्टैटिक आर्मेचर है आप लोगों का तो वहाँ पे कोई भी स्लिप नहीं होगी। और वहाँ पे जब भी बात करता है बाहरी का, बाहरी यानी कि भाई वो बोल रहा है एक्सटर्नल सर्किट थ्रू बोल रहा है, तो वो हमेशा किससे लिया जाता है, सॉलिड कनेक्शन से ही लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे का बढ़े। चलो ये वाला बता दो। यहाँ बोला है द DC एंड AC जनरेटर आर सिमिलर इन वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन डैट इज। अब आपको बताना है कि एक आपके पास AC जनरेटर भी है और एक आपके पास क्या है, DC जनरेटर भी है। तो भाई जनरेटर जो होते हैं आपके दोनों में से सिमिलर क्या है, मतलब दोनों में क्या क्वालिटी होती है कि वो सिमिलर कहलाते हैं। तो याद रखना कि दोनों में जो EMF जनरेट होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और दोनों में जो EMF होता है वो कैसा होता है जनरेट, वो AC टाइप का होता है। तो भाई जनरेट EMF इज AC, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि चाहे वो आपके AC टाइप के हो चाहे आपके वो DC टाइप के हो, तो दोनों में सेम फंक्शन क्या होता है कि वो जो EMF जनरेट करता है वो किस टाइप का करता है, AC टाइप का ही करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है विच टाइप ऑफ फायर एग्जीक्यूशन मस्ट नॉट बी यूज केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से कोई आग वगैरह लगती है तो हमें कौन सा एग्जीक्यूशन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की बात है, किसी वायर की बात है, तो वहाँ पे हम
फैन वाला जो होता है, फॉर्म वाला जो होता है, वो हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं पानी की मात्रा होती है, तो वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड अपॉन। ह्यूमन बॉडी जो रहती है, हमारी जो बॉडी होती है, वो किस पर डिपेंड करती है जब उसको शॉक लगता है। तो याद रखना कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर से करंट कितना फ्लो हुआ है, पहली बात तो ये हम देख लेते हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि कितनी देर तक करंट फ्लो हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि लाइन धारा तथा लाइन वोल्टता हमें देखनी लाइन धारा और हाँ लाइन वोल्टता देखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी होता है, ये भी याद रखना है ना, क्योंकि टाइम यहाँ पे दिया गया, मानो यहाँ तो टाइम दिया ही नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। देखो यहाँ टाइम नहीं दिया है, यहाँ फिर ये वाला करना बस, है ना, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है करंट फ्लो थ्रू द ह्यूमन बॉडी। तो भाई हमें पता है करंट फ्लो जो हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है, ये भी वहाँ पे मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, तो आप लोग डी आंसर क्या करोगे, करेक्ट करोगे। अगर आ जाता है टाइम, तो आप लोग वहाँ पे टाइम को भी क्या करोगे, करेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला है द साइज ऑफ द टीथ ऑफ हेक्सो ब्लेड। अच्छा, हेक्सो ब्लेड जो होता है आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स पिच, हाउ इज द पिच स्पेसिफाइड। तो उसकी पिच कैसे स्पेसिफाइड की जाती है। देखो अलग अलग टाइप के हेक्सा ब्लेड आते हैं, पिच के अकॉर्डिंग आते हैं हेक्सा ब्लेड। तो नॉर्मली जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, जो इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो हेक्सा ब्लेड ज़्यादा करके यूज़ होती है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। बाकी अलग अलग जगह पे तो अलग अलग एमएम के होते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है पर लेंथ कितनी होती है, 25 mm होती है। ठीक है, यही हमें पढ़ाया गया और आईटीआई में भी यही पढ़ाया जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, 25 mm आपका क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है विच इज द करेक्ट एंगल एट विच द नाइफ ब्लेड शुड बी कीप्ड स्ट्रिपिंग अ केबल। केबल का आप लोग जब भी इंसुलेशन हटाते हो, तो आपका जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, आप लोग ने आईटीआई वगैरह में आप लोग ने प्रैक्टिकल किया होगा, तो आप लोग इंसुलेशन हटाते होगे नाइफ से। तो नाइफ को किस एंगल में रखा जाता है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को मैं बता दूँ कि 20 डिग्री से कम हमेशा याद रखना, ठीक है, कि लेस देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री। 20 डिग्री से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए, या आप बोल सकते हो कई बुक्स में आपको लिखा होगा बिटवीन, क्या लिखा होगा, बिटवीन 20 to 45 डिग्री। ठीक है, कहीं कहीं ये भी आंसर आ सकता है, तो ये भी आप लोग करेक्ट कर देना इसको। ठीक है, तो 20 to 45 डिग्री ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप लोग 20 डिग्री यहाँ पे लोगे कि इंसुलेशन के लिए जो नाइफ है उसका एंगल कितना होना चाहिए भाई, 20 डिग्री ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, यहाँ पे क्या बोला है, अ थ्रेड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। अब देखो लाइटनिंग अरेस्टर है, लाइटनिंग एक थ्रेडेड टाइप तड़ित निरोधक कौन सा है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों ने लाइटनिंग टाइप अरेस्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जितना लो रेजिस्टेंस हो उतना ही आपका अच्छा होता है। जो थ्रेड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं उसकी ये विशेषता होती है ना। तो पढ़ना है एक बार आप लोगों को, बाकी इसका भी मैं आप लोगों को टेबल जो मतलब PDF है वो मैं भेज दूंगी, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस पार्ट टू द सर्ज। जितना ज़्यादा उतना लो रेजिस्टेंस पाथ वो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि धारा आसानी से ग्राउंड हो सके। जितना लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करोगे उतनी ही आसानी से आपकी जो करंट होगी वो उसमें प्रोवाइड हो जाएगी। तो यही इसकी क्या होती है, थ्रेड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर की विशेषता होती है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी 515 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। रिपल फ्रीक्वेंसी की भाई वो यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो फुल वेव में हमेशा याद रखना कि कितनी पल्स होती है, 6 होती है रेक्टिफायर की। चलो यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले फुल वेव में अगर हम बात करते हैं तो कितनी बनती है, 6 पल्स मतलब 6 पल्स आपकी बनती है किसमें, रेक्टिफायर में, फुल वेव के लिए, ठीक। और हाफ में जो रहेगी, हाफ वेव में जो रहेगी आपकी वो कितनी रहती है, 3 गुना होती है। तो पहले हमने तो रिपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसको तो अलग करो, है ना। हमने यहाँ पे बोला भाई रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी जब भी हम बात करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 6f आ जाएगी। किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर बोला है तो फुल वेव के लिए 6f आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 6 इंटू क्या करना है, 50 कर देना है। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाफ वेव को अगर बोलेगा तो हाफ वेव में कितना गुना कर देना है, 3 गुना कर देना है, ठीक है, ये याद रखना। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग फिर मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, ओके। इन द मोटर जनरेटर सेट द टाइप ऑफ एसी मोटर यूज। देखो मोटर जनरेटर सेट में हमेशा याद रखना स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही यूज होती है। तो आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होगा, एमजी सेट में आता है, ओके। यहाँ पे बोला है 2 पिन सॉकेट should not be used in domestic wiring unless the appliance to be connected is। देखो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इसने क्वेश्चन में बोला कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस कब, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में 2 पिन का सॉकेट नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब कब तक नहीं यूज़ करना चाहिए, तो जब तक वो डबल इंसुलेटेड ना हो, जब तक वो आपके डबल इंसुलेटेड ना हो तब तक 2 पिन सॉकेट नहीं करना चाहिए, 2 पिन सॉकेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसने पूछा है ना 2 पिन सॉकेट शुड नॉट बी यूज इन डोमेस्टिक वायरन अनलेस, यहाँ पे देखो अनलेस लिखा हुआ है। तो अनलेस मतलब भाई जब तक डबल इंसुलेटेड आपके डोमेस्टिक जो भी होंगे, डोमेस्टिक वायरिंग के जो भी इक्विपमेंट होंगे, जब तक डबल इंसुलेटेड नहीं है तब तक आप उनको 2 पिन सॉकेट वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपका डबल इंसुलेटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ वायरिंग सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग। देखो मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चों ने मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप में मतलब क्वेश्चन भेजा भी था कि मैम कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता है, कहीं कहीं आपका रिंग लिखा होता है, रिंग मैन लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो ट्री सिस्टम ही आता है। आंसर जो होता है सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, ट्री सिस्टम को ही देते हैं। अगर ट्री सिस्टम नहीं है तो फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन को देते हैं। तो जब भी मल्टी स्टोरिंग आएगा तो आप लोगों को ट्री ही करना है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे बोला है, क्या दिया है भाई, 16 एम्पियर फ्यूज शाखा परिपथ का एक साधन का अधिकतम अनुज्ञेय वोल्टता कितना है। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ऑफ एन अप्लायंस ऑन 60 एम्पियर फ्यूज ब्रांच सर्किट। देखो ब्रांच सर्किट कितना दिया है भाई, 60 एम्पियर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले आप लोगों को ये रखना है कि जब भी 45 एम्पियर का बोलता है, 45 एम्पियर के लिए हमेशा कितना होता है, 13 kW होता है। कितने के लिए, 45 के लिए। वही अगर 30 एम्पियर से 30 एम्पियर का बोलता है, 30 एम्पियर से 30 एम्पियर का बोलता है, तो वहाँ कितना आता है, 7 kW आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे बोलता है 15 एम्पियर के लिए बोलता है, कितने, 15 एम्पियर के लिए, तो वहाँ पे कितना आता है, 3 kW आता है आप लोगों का। उसके बाद अगर आप लोगों का 13 एम्पियर के लिए बोलता है, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो 700 से, ठीक है, 700 से 13 है वो ठीक है, 700 से आप लोग 3000 वाट भी लिख सकते हो, 700 से 3000 वाट के बीच आ जाएगा, ठीक। यहाँ लिख लगा दिया, सॉरी, यहाँ आप लोग इक्वल्स टू लगाना है ना। 13 एम्पियर के लिए 700 से 3000 वाट के बीच आएगा, 15 एम्पियर के लिए 3 kW आएगा, 20 से 30 के लिए आपका 7 आ जाएगा, 45 के लिए 13 आ जाएगा।
अब यहाँ पे कितना पूछा था, यहाँ पे पूछ लिया 16। अब यहाँ तो 16 है ही नहीं, तो लगभग आपका जो जाएगा 16 की अगर बात करते हैं तो वो भी हम 3.0 kW ही लगाएंगे, ठीक है। फिर आपका अगर 15 में 3 kW आ रहा है तो 16 में भी उतना ही आपको लगाना पड़ेगा, उतना ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कुछ गेट की बात कर दिया है भाई। यहाँ पे बोला है कि अ NAND सर्किट विथ पॉजिटिव लॉजिक विल ऑपरेट एज। अब देखो, अगर NAND गेट को कैसा बोल रहा है, ऑपरेट कर दिया है कैसा, पॉजिटिव लॉजिक में, तो वो कैसे मतलब कैसे ऑपरेट होगा, वो ये पूछ रहा है कि धनात्मक तर्क से युक्त एक NAND परिपथ प्रणाली का प्रचालन डैश रूप में किया जाएगा। तो हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो NAND गेट होता है, जो आपका NAND गेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है NOR गेट का, ठीक है। अगर NAND जो है वो पॉजिटिव में बिहेव कर रहा है आपका, तो आपका जो NOR गेट है वो कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव में बिहेव करेगा। यहाँ पे पढ़ लो ना भाई, यहाँ पे बोला है कि जो NAND है वो कैसा करता है, पॉजिटिव लॉजिक, और NAND किसका अपोजिट होता है, NOR का। तो अगर आपका जो NAND है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये इसका उल्टा है, तो NOR क्या हो जाएगा भाई, ये नेगेटिव करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कहाँ है, ये फर्स्ट वाला NOR विथ नेगेटिव लॉजिक, ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे अब बोला है डिकेड काउंटर का वही बात है, पहले भी पढ़ाया है। 10 की बात कर रहा है, 10 की बात कर रहा है, तो हमेशा कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप हम यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है PN की बात कर रहा है भाई, PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अगर PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो डिप्लेशन जो लेयर होती है आपकी, देखो हमेशा याद रखना कि जब भी फॉरवर्ड में होता है तो यहाँ पे बता दूँ, डिप्लेशन लेयर कम होती है हमेशा, किसमें, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में, ठीक है। दूसरी बात, डिप्लेशन लेयर अधिक होती है हमारी किसमें, जब हम किस में लगाते हैं, रिवर्स में लगाते हैं। तो अब इतना याद रखना कि PN जंक्शन को किस में लगाया है, फॉरवर्ड बायस में लगाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवचय क्षेत्र जो होगा वो घट जाएगा। डिप्लेशन लेयर जो रहेगी, डिप्लेशन रीजन भी हम उसको बोल सकते हैं, वो क्या हो जाता है भाई, घटना चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रतिरोध कम होता है और करंट ज़्यादा होती है, और करंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो होल्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ जाते हैं, जिसके कारण से जो आपका लेयर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के करा दिए हैं। टोटल इसमें आप लोगों के कितने हैं भाई, टोटल आप लोगों के इसमें आई थिंक 70 क्वेश्चन है या 75 क्वेश्चन है 2016 के क्वेश्चन पेपर में। तो कल हम देखेंगे, अगर हमारा लाइव पॉसिबल हो जाएगा तो मैं लाइव ले लूँगी आप लोगों की क्लास। अगर लाइव पॉसिबल नहीं होता है तो आप लोगों का क्योंकि एग्ज़ाम है तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाल दूँगी। तो लेकिन आप लोगों से एक विनती है मेरी कि आप लोग ये रिकॉर्डेड क्लास एक बार ज़रूर देख ले, बहुत हेल्प होगा आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में 36 के क्वेश्चन आप लोगों के 36 से जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने मैं करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।